हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किए हैं और इस कोर्स के अंतर्गत है ना, वैसे विद्यार्थी जिनका एग्जाम अगले साल है वो इस कोर्स के मदद से है ना अपना क्लास 12 का पूरी तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। अभी इसके अंतर्गत आपको है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है ना, अगर आपका सपोर्ट रहा तो आने वाले दिनों में और भी जो सब्जेक्ट है उसका भी क्लासेस शुरू की जाएगी। ठीक है, तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं, अभी तक आप पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं और आपको इस कोर्स के बारे में पता नहीं है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि सबसे पहले जा करके उस लेक्चर को देखिए और तब यहाँ पे आइए, तब चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो आज जो है, आज हमारा फिजिक्स का है ना 13वां लेक्चर है। 12 लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है इसमें। आज हमारा 13वां लेक्चर है फिजिक्स में। और फिजिक्स का हम लोग जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अपने फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, है ना। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर पर हम लोग बात कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने कुल 12 क्लास कवर किया है, 12 लेक्चर कवर किया है। और उन 12 लेक्चर में हम आप लोगों को एक एक चीज़ बताए, एकदम बारीकी से बताए हैं। तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं, अगर आप नहीं देखें उस चीज़ को, उस वीडियो को नहीं देखें, पीछे वाले वीडियो को, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट बस इतना रहेगा कि जाइए पहले पीछे वाला वीडियो को देखिए और तब यहाँ आइए। कहा जाता है ना दोस्त कि अगर किसी चीज़ को अगर आपको समझना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। आप एक पे किसी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं, है ना, अगर आप अभी क्लास 12 का पढ़ाई शुरू ही किए हैं, है ना, तो मेरा तो निवेदन यही रहेगा कि आप इस वीडियो सेक्शन में, मतलब इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए और या फिर इसके चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ से आप इन वीडियो को देख सकते हैं और अपना तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा फिजिक्स का 13वां लेक्चर है, इसमें हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो प्योर बात करने वाले हैं विद्युत बल के ऊपर। विद्युत बल और उसकी विशेषताओं के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विद्युत बल, है ना। आज हम लोग पूरी तरह से डेडिकेट रहेंगे विद्युत बल के ऊपर और पूरा ढंग से पढ़ेंगे विद्युत बल को, है ना। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल इंग्लिश में इसको क्या कहा था बाबू? इंग्लिश में इसको कहा था इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। आप लोग जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स अर्थात विद्युत बल। और फिर हम लोग एक एक करके, है ना, बारी बारी से विद्युत बल के बारे में सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि सर विद्युत बल होता क्या है। तो सिंपल बात, हमने आप लोगों को बताया था पीछे, हमने आप लोगों को बताया था पीछे पीछे क्लास में क्या बताया थे हम, कि अगर आपके पास दो चार्ज है, दो चार्ज है, और हमने बताया था कि अगर मान लीजिए दोनों का नेचर सेम है, प्लस Q1 चार्ज है और इसी से कुछ दूरी पर प्लस Q2 चार्ज है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें? या फिर यहाँ पे -Q1 चार्ज है, और इसी से कुछ दूरी पर माइनस का Q2 चार्ज है। सही है? अच्छा, तो होगा क्या अगर ऐसा है, तो होगा क्या अगर इन दोनों आवेशों का नेचर अपोजिट, सॉरी सेम है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये आवेश इस पर इधर बल लगाता है ना, क्या लगाता है? बल लगाता है। मतलब इसको नफरत भरी निगाहों से, और सेम ये भी चार्ज इस पर क्या लगाता है? बल लगाता है। ये बात तो आप तो जानते हैं, हम पीछे ही बताए हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, तो सीधा बनाते हैं। हाँ, अब सही है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, ये चार्ज इस पर बल लगाएगा तो इस पर बल लगाएगा इधर, और ये भी इस पर बल लगाएगा इधर, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है? सेम है। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हो रहा है दुश्मनी। क्या हो रहा है? दुश्मनी, है ना। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? दुश्मनी। अब आप लोग दुश्मनी मत लिख दीजिएगा। दुश्मनी का मतलब क्या हो रहा है ना, दुश्मनी का मतलब हो क्या रहा है? दुश्मनी का मतलब है
प्रतिकर्षण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है जी? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण हो रहा है, दुश्मनी का मतलब क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन। तो यहाँ पे हो रहा है रिपल्सन दोनों आवेशों के बीच। लेकिन अगर यही दोनों चार्ज का नेचर से अपोजिट रहे, एक रहे प्लस का Q1 चार्ज और इसी से कुछ दूरी पर एक रहे माइनस का Q2 चार्ज, अगर दोनों का नेचर अपोजिट होगा तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? ये दोनों के बीच होगा अट्रैक्शन। Q1 चाहेगा कि हम Q2 को अट्रैक्ट कर रहे इधर, है ना, या फिर Q2 चाहेगा कि हम Q1 को अट्रैक्ट कर ले इधर। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण होगा। क्लियर है चीजें? तो आखिर में यहाँ पे जो दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है और दो आवेशों के बीच जो आकर्षण हो रहा है, तो आखिर में प्रतिकर्षण आकर्षण में हो क्या रहा है? यहाँ पर भी बल लग रहा है, यहाँ पर भी बल लग रहा होगा, है ना। जैसे ये आवेश इसको कुछ बल से प्रति विस्थापित कर रहा होगा, मतलब लगा रहा होगा, ये भी आवेश इसको कुछ बल क्या कर रहा होगा? आरोपित कर रहा होगा। सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है, इन दोनों आवेशों के बीच भी क्या लग रहा होगा? बल लग रहा होगा। तभी तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा चीज है? तो आखिर में जो यहाँ बल लग रहा है, चाहे तो सजातीय आवेश रहे चाहे विजातीय आवेश रहे, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वही क्या है? वही तो है विद्युत बल। तो विद्युत बल सिंपल है क्या? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। चाहे फिर आवेश सजातीय हो या फिर आवेश विजातीय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अगर दो आवेश है तो उन दोनों के बीच जो बल लगेगा उसी का नाम क्या है? विद्युत बल। बस ये जो विद्युत बल होता है, इसका नेचर जो होता है, इसका प्रकृति आकर्षण भी होता है और इस बल का प्रकृति रिपल्सन भी होता है ना। इस बल का प्रकृति क्या होता है? आकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी। जैसे अगर दोनों सेम नेचर का चार्ज है, दोनों सेम नेचर का चार्ज है, पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होगा उसका नेचर होगा प्रतिकर्षण, रिपेल करने का। लेकिन अगर दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल का प्रकृति होगा अट्रैक्शन, आकर्षण का। क्लियर है चीजें? तो विद्युत बल सिंपल अगर डिफिनेशन इसका लिखना चाहे, विद्युत बल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा बताइए? विद्युत बल का डेफिनेशन अगर बात करें, क्या होता है विद्युत बल? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। सिंपल तो है ना। तो सिंपल क्या बोलेंगे कि दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाले, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहा जाता है। विद्युत बल कहा जाता है। सिंपल बात है कि दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है उसी को क्या बोलेंगे? विद्युत बल कहेंगे। सिंपल चीज है जी। अब एक बात और समझना है यहाँ पे, ठीक है विद्युत बल है, तो आखिर में जो विद्युत बल लग रहा है, इस विद्युत बल में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है? कुछ तो विशेषताएं होंगी इसके पास। हाँ है। जैसे पहला विशेषता तो हमने यही बता दिया कि जो विद्युत बल होता है इसकी प्रकृति आकर्षण भी होती है और प्रतिकर्षण भी होती है। दैट मीन्स क्या कि अगर दोनों सेम नेचर का चार्ज हुआ तो उस कंडीशन में जो विद्युत बल की प्रकृति होगी होगा प्रतिकर्षण की। मतलब अगर सेम नेचर का चार्ज हुआ तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। वहीं अगर दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज हुआ तो उस कंडीशन में जो विद्युत बल की प्रकृति होगी वो आकर्षण करने की होगी। समझ में आ रहा चीज है? तो हम लोग अब बात करेंगे विद्युत बल की विशेषताओं पर, आखिर में विद्युत बल में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक डायग्राम समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है। सिंपल सिंपल लॉजिक, अगर मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है और पॉजिटिव है निगेटिव हमको नहीं पता, और इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज है Q2। तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाले विद्युत बल होता है, इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसी को तो बोल रहे हैं विद्युत बल। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए हमने क्या किया, अब इन दोनों चार्ज है तो इन दोनों का द्रव्यमान भी कुछ ना कुछ होगा, मास कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। हाँ होगा।
हमने क्या किया सबसे पहले, है ना, बाई एक्सपेरिमेंट क्या किया, दोनों चार्ज अब कैसा भी था हमको नहीं पता, दोनों सेम नेचर का भी हो सकता है, अपोजिट नेचर का भी हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो देखा ही गया कि अगर मान लीजिए जो विद्युत बल है, विद्युत बल सबसे पहला तो विद्युत बल क्या लग रहा है, दो अलग अलग आवेशों के बीच लग रहा है। क्या कोई भी अकेला आवेश अपने ऊपर बल लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। मतलब जो विद्युत बल होता है वो दो अलग अलग आवेशों के बीच लगता है। सेम आवेश अपने ऊपर बल कहां से लगाएगा, फिर लगाएगा नहीं। जैसे आप ही हैं तो आप अपने ऊपर बल लगा सकते हैं, आप ऐसी हैं स्थिर हैं तो क्या अपने ऊपर बल लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं जी। समझ में ना चीजें। वैसे अगर कोई चार्ज अगर स्थिर होता है तो खुद के ऊपर बल तो आरोपित करेगा नहीं। मतलब विद्युत बल कभी भी लगता है तो दो अलग अलग आवेशों के बीच लगता है। क्लियर है चीजें? अच्छा, तो अब साथ साथ विशेषता लिखते भी चलेंगे और आपको चीजें समझाते भी चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग भी डाल लीजिए विद्युत बल की विशेषताएं, है ना। आप लोग हेडिंग भी डाल लीजिए, क्या बना लीजिए, विद्युत बल की विशेषताएं, ठीक है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में, टेंशन नहीं लेना है। हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत बल की विशेषताएं। विद्युत बल की विशेषताएं, विद्युत बल की विशेषताएं क्या होता है, विद्युत बल की विशेषता। तो विद्युत बल की विशेषता के ऊपर अगर बात किया जाए, है ना, तो सबसे पहला विशेषता हमको क्या पता चल रहा है, विद्युत बल की सबसे पहला विशेषता तो ये पता चल रहा है कि यह बल दो अलग अलग आवेशों के बीच लगता है। कोई अकेला आवेश अपने ऊपर बल नहीं लगाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला विशेषता हमको ये पता चल रहा है कि यह बल हमेशा दो अलग अलग आवेशों के बीच लगता है। तो अलग अलग आवेशों के बीच लगता है। यह बल हमेशा दो अलग अलग आवेशों के बीच लगता है, पहला बात। दूसरा बात क्या है इसमें, दूसरा बात क्या है, दूसरा बात यह है कि हुआ क्या कि अगर मान लीजिए ये दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर था, कुछ भी डिस्टेंस हो XYZ, है ना। अब हुआ क्या, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले क्या किया गया, Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला बल देखा गया। जैसे अब कैसे देखा गया, तो जैसे मान लीजिए अगर दोनों पॉजिटिव है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि E भी पॉजिटिव है और E भी पॉजिटिव है, मान लीजिए। तो हुआ क्या, सबसे पहले Q1 को पकड़ा गया, आराम समझिएगा, Q1 को पकड़े, Q2 को छोड़े। जैसे Q1 को पकड़ेंगे, Q2 को छोड़ेंगे तो Q2 भागेगा, और भागेगा नहीं भागेगा, क्यों? क्योंकि इसके वजह से रिपल्सन फोर्स लग रहा है पे, इसको रिपेल कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, इधर रिपेल कर रहा है। सपोज दैट कितना बल से, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना, 2 पर 1 की वजह से लगने वाला बल। और ई भी इस पर बल लगा रहा होगा तो इधर बल लगा रहा होगा, कितना लगा रहा होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना। एक एक सॉरी 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल। पढ़ते क्या है समझिएगा, इसको पढ़ते हैं वो 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल इस पर लग रहा है, और इसको पढ़ते हैं 2 के कारण 1 पर लगने वाला, जो पीछे होता है उसके कारण। समझ में आ रहा है चीजें। अब हुआ क्या, सबसे पहले क्या किए, इसको पकड़े, इसको पकड़े, इसको छोड़े। जैसे ही छोड़ेंगे तो इस पर इधर फोर्स लगा था तो ये भागेगा, और जैसे ही भागा तो हमको मिल गया त्वरण। क्या मिला, त्वरण। भाई ये भागेगा तो इसमें त्वरण आएगा, है ना। और उस त्वरण से हमने इसके मास में मल्टीप्लाई कर लिया। मान लीजिए कुछ समय के लिए इसका मास है m2 और मान लीजिए इसका मास है m1, सपोज दैट। तो हमने कहा कि इसके मास से इसका जो त्वरण मिला उस त्वरण से इसके मास में मल्टीप्लाई किया, और जब मल्टीप्लाई किया तो जो फोर्स मिला वो कितना मिला, F21 मिला, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, अभी इसको पकड़ा, अभी क्या किया, इसको पकड़ा। जैसे इसको पकड़ा इसको छोड़ा तो ये भागेगा, और जब ई भागेगा तो इसका त्वरण पता चल जाएगा।
और जैसे इसका त्वरण पता चलेगा तो इसके त्वरण में इसके इकासी से इसके मास से गुना कर देंगे तो बल मिल जाएगा। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है ना। तो हमने इसको पकड़ा, इसको छोड़ा तो ई भागा, और जब ई भागा तो इसका त्वरण पता चला, और जब इसका त्वरण पता चल गया तो हमने क्या किया, इसके त्वरण में इसके मास से गुना किया, और गुना करने के बाद हमको बल जो मिला वो मिला F12। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब हमने देखा तो इन दोनों बलों का परिमाण समान मिला। मतलब क्या कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का जो परिमाण था वो बराबर था क्या, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के परिमाण के। दोनों का परिमाण बराबर मिला हमको। समझ में आ रहा है चीजें? दोनों का परिमाण बराबर मिला। हाँ, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट था, लेकिन दोनों का परिमाण क्या मिला हमको, समान मिला। अब एक बात आप खुद बताइए कि जो विद्युत बल है, विद्युत बल सबसे पहला तो ये बता दिए, यह बल हमेशा दो अलग अलग आवेशों के बीच लगता है, दो अलग अलग आवेश के बीच लगता है, लेकिन दो अलग अलग आवेशों के बीच लगता है, लेकिन उन दोनों आवेशों पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत। देख लीजिए, इधर इस पर आगे फोर्स लग रहा है तो इस पर पीछे। अगर इस पर आगे मुझे अगर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा ना इसके वजह से, तो ये भी इस पर बराबर में क्या न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, 100 ही न्यूटन का। दोनों बल का परिमाण समान होता है। ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंट ऐसा देखा गया। तो दूसरा बात हमको ये समझ में आया कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण समान और दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। देखिए, परिमाण समान है दोनों का। परिमाण कैसे निकाला गया, हमने क्या बताया, जब इसको पकड़े इसको छोड़े, ये भागा तो इसका त्वरण पता चला, इसके त्वरण से इसके मास में जब गुना किया गया तो हमको बल पता चल गया। सेम इसके साथ भी वही किया गया, इसको पकड़े इसको छोड़े तो ई भागा, और जब ई भागा तो इसके त्वरण से इसके मास में गुना करे तो इसका बल पता चल गया। और जब दोनों बल को देखा गया तो दोनों बल का परिमाण समान था। तो यहां से हमको ये बात पता चला कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है उसका परिमाण समान, लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। तो यहां लिखेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण समान, विद्युत बल का परिमाण समान, परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण क्या होगा, समान, परंतु दिशा एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। विपरीत होता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों बल का परिमाण समान है। जैसे आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख पा रहे हैं क्या, कि अगर आपके पास एग्जाम्पल, उदाहरण जरूरी है। जैसे मान लीजिए, आराम सुनिएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें हम, उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर मेरे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगा रहा है F, वेक्टर F, तो ये भी इस पर फोर्स कितना लगाएगा इधर, बताइए। अगर इधर फोर्स लग रहा है F1 और F2, मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है F2 और इधर फोर्स लग रहा है F1, तो इन दोनों बल का परिमाण क्या होगा, समान। जो F1 का मैग्नीट्यूड होगा, F1 का जो परिमाण होगा वो बराबर किकर होगा, F2 के परिमाण के। और डायरेक्शन आप देख भी रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन क्या एक दूसरे का ऑपोजिट है। मतलब क्या कि जो वेक्टर F1 है वो बराबर है माइनस ऑफ वेक्टर F2 के।
निगेटिव केवल डायरेक्शन को बताता है। निगेटिव सिर्फ क्या बताता है? निगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, निगेटिव का और कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों का परिमाण बराबर है, F1 F2 का परिमाण आपको दिख पा रहा होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर देते हैं ताकि आपको चीजें दिखें, नहीं दिखेगी तो कहाँ से फिर मजा आएगा। इधर जो फोर्स लग रहा है ना, इधर पोच पोच नहीं होने देंगे हम, पोच पोच होगा तो फिर कहाँ से अच्छा लगेगा। ये आपका उदाहरण, ठीक है। उदाहरण मान लीजिए थोड़ा सा हल्का डैश दे देते हैं। इधर जो फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है मान लीजिए F1, वेक्टर F1, और इसके वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है इधर क्या लग रहा है? वेक्टर F2। और ये दोनों बल का परिमाण क्या होगा? बराबर। मतलब F1 का जो परिमाण है बराबर क्या है? F2 के परिमाण के। इन दोनों बल का परिमाण क्या है? सेम, ठीक है। दोनों का बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। और डायरेक्शन ऑपोजिट होने के चलते हम ऐसा लिख सकते हैं, जो वेक्टर F1 है ना वो बराबर है माइनस ऑफ वेक्टर F2 के। दोनों बराबर हैं, खाली डायरेक्शन का तो फर्क है दोनों का। तो डायरेक्शन के लिए ये आ गया, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, F2 जो है ना, F2 जो है ना वो बराबर है माइनस ऑफ वेक्टर F1 के। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होता है उसका परिमाण समान होता है। परिमाण देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यहाँ पर भी दोनों का जैसे मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या रहेगा? ऑपोजिट। चलिए दो बात समझ में आया हमको। तीसरा बात पे आते हैं, तीसरा पॉइंट पे आते हैं। क्या है तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट ये है कि एक बात बताइए, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जो विद्युत बल लग रहा है दो अलग अलग आवेशों के बीच लग रहा है, तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट और दोनों आवेशों पर लगने वाला विद्युत बल का परिमाण समान और दिशा विपरीत है। मतलब दोनों डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का मान समान और डायरेक्शन ऑपोजिट है। याद करिए, कुछ याद आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, न्यूटन की गति के तीसरा नियम, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। आप जितना एक्शन करेंगे बदले में आपको उतना रिएक्शन मिलेगा। कर भला तो हो भला, आप किसी के साथ भला करेंगे तो आपके साथ भी भला होगा, बुरा करिएगा तो बुरा ही होगा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है? क्या बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। यहाँ वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है यहाँ पे। जितना ई इस पर बल लगा रहा है उतना ई भी तो लगा रहा है, तो जितना ई इस पर एक्शन कर रहा है बदले में उतना उसको क्या मिल रहा है? रिएक्शन मिल रहा है। तो एक बात बताइए, जो विद्युत बल है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं है? क्रिया प्रतिक्रिया बल है कि नहीं है? है जी। समझ में आ रहा है चीजें? समझ में आ रहा है? न्यूटन की गति के तीसरा नियम का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है जी, क्योंकि जितना एक्शन हो रहा है उतना रिएक्शन हो रहा है। जितना ई इस पर बल लगा रहा है उतना ई भी लगा रहा है, और दोनों पर लगने वाले बल का परिमाण समान और दिशा क्या? ऑपोजिट। तो ऑपोजिट तो है। जैसे मान लीजिए आप अगर इस बोर्ड पे ऐसे मारेंगे तो क्या होगा? आप बोर्ड पे किए एक्शन, बदले में बोर्ड आपको लौटाएगा रिएक्शन, जिसकी वजह से आपको चोट लगेगा नहीं लगेगा? अगर आप बोर्ड को 100 न्यूटन के बल से प्रहार करेंगे तो बदले में आपको भी क्या न्यूटन के बल से चोट लगेगा? 100 न्यूटन का बल से चोट लगेगा। समझ में आ रहा है ना? यही तो है न्यूटन की गति के तीसरा नियम। तो जो विद्युत बल है वो न्यूटन के तीसरा गति के नियम का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। अर्थात यह एक क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया बल है या फिर एक्शन रिएक्शन पेयर है ना। तो क्या बोल देंगे कि यह एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। यह एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, अर्थात यह न्यूटन के गति के तीसरा नियम का पालन करता है। अर्थात अर्थात यह न्यूटन के गति के तीसरा नियम का अर्थात यह न्यूटन के गति के तीसरा नियम का तीसरा नियम का पालन करता है। अर्थात न्यूटन गति के तीसरा नियम का पालन करता है, ठीक है।
अब एक वैज्ञानिक आया, समझिएगा धीरे धीरे। अब मान लीजिए कोई एक वैज्ञानिक आया, वो खुश हुआ और उसने क्या लिख दिया, सिर्फ इतना लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। विद्युत बल एक क्रिया प्रतिक्रिया बल है। तो अब एक बात बताइए, और मान लीजिए कोई बच्चा उस किताब को पढ़ा, आराम समझिएगा। वैज्ञानिक का क्या, खाली आया बोल दिया कि विद्युत बल है ना एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्या ठीक है, लिख दिया। अब जैसे ही कोई लड़का किताब पढ़ेगा, तो जैसे ही वो एक्शन रिएक्शन पेयर समझेगा, तो उसके माइंड में क्या आएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर पढ़ते ही माइंड में क्या आएगा कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक है Q1, एक Q2, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इन दोनों ऑब्जेक्ट पर लगने वाला बल का परिमाण समान और दिशा विपरीत। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब यही तो है। अगर खाली सिर्फ वैज्ञानिक लिख देवे कि विद्युत बल एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, और कोई लड़का उस किताब को पढ़े, तो क्या करेगा, वो कहेगा ये का एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण समान और दिशा क्या होगा, विपरीत। इन दोनों आवेशों पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण समान, F ऊपर और F नीचे, दोनों आवेशों पर लगने वाला विद्युत बल का परिमाण समान और दिशा विपरीत। तो बताइए जो बच्चा है वो सही सोचा कि गलत। अगर ऊपर में है 100 न्यूटन का बल लग रहा है, तो नीचे भी कितना लगेगा, 100 न्यूटन का बल लगेगा। तो बताइए एक बात बताइए, जो लड़का था वो सही सोचा कि गलत, बच्चा सही सोचा कि गलत, सही सोचा। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बच्चा सही सोचा, क्योंकि सिर्फ वैज्ञानिक अगर इतना लिख के छोड़ देते हैं कि विद्युत बल एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब ही होता है कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट था। उन दोनों ऑब्जेक्ट पर लगने वाला उन दोनों ऑब्जेक्ट पर लगने वाला बल का परिमाण समान और दिशा विपरीत। दोनों ऑब्जेक्ट पर लगने वाला देखिए बल का परिमाण समान है और दिशा विपरीत है, एक ऊपर तो एक नीचे। तो बच्चा सही तो सोचा। बच्चा बोलेगा कि आपने जो लिखा वही तो हम किए, गलती क्या है फिर। लेकिन अभी भी जो बच्चा है, अभी भी बच्चा क्या सच्चाई से दूर है कि सही बात नहीं है। तो फिर सवाल है सही क्या है फिर। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर ये सही नहीं है तो हमको अपने स्टेटमेंट में थोड़ा सा करेक्शन लाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सही नहीं है। क्या ऐसे बल लग सकता है क्या, नहीं। तो वैज्ञानिकों ने अपने स्टेटमेंट में थोड़ा सा करेक्शन किया और कहा कि हाँ, विद्युत बल एक एक्शन रिएक्शन पेयर तो है, लेकिन यह हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में ही लगता है। इसलिए हमने हर बार देखिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही बल लगाए हैं, है ना, लगाए नहीं लगाए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, इधर भी कुछ फोर्स लग रहा है, तो हर बार जो हमने लगाया है विद्युत बल, देखिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगाया है, लगाया नहीं लगाया है, आप देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, लगाया है ना। यहाँ पर भी वही किए हम। क्यों, क्योंकि जो विद्युत बल है एक्शन रिएक्शन पेयर तो है, लेकिन यह बल हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है। ऐसा नहीं आप कैसे भी लगा देंगे ऊपर नीचे। लेकिन खाली वैज्ञानिक लोग इस स्टेटमेंट को लिख करके छोड़ देते हैं, तो क्या रहता, गलत रहता, रहता नहीं रहता। क्योंकि खाली लिख देते हैं कि विद्युत बल एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब ही होता है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो डिफरेंट चार्ज, उन दोनों आवेशों पर लगने वाला बल का परिमाण समान और दिशा विपरीत। देखिए बल का परिमाण समान और दिशा विपरीत, बताइए एक्शन रिएक्शन पेयर को तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये बात सही नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि करेक्शन किया और क्या लिखा कि विद्युत बल एक्शन रिएक्शन पेयर है, लेकिन यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है, ऊपर नीचे नहीं लगेगा। तो आप भी इस स्टेटमेंट को लिखिए। तो चौथा बात हमने क्या सीखा कि जो विद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है। तो क्या लिखेंगे कि यह हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाले, यह हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है, रेखा के दिशा में लगता है।
कैसे भी नहीं लग जाएगा। समझ में आ रहा चीज है ना। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए दोनों सेम नेचर के चार्ज हुआ, जैसे मान लीजिए प्लस का Q1 चार्ज है, वैसे कुछ दूरी पर प्लस का Q2 चार्ज है, तो यहाँ पे जो विद्युत बल लगेगा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगेगा। ये रेखा है, इसी की दिशा में इधर लगेगा। मान लीजिए इस पर फोर्स लग रहा है F2 और इस पर फोर्स लगेगा इधर, इसी के दिशा में इधर F1। ऊपर नीचे नहीं लगेगा, है ना। लेकिन अगर ये दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज रहा, माइनस का Q1 रहा, ये प्लस का Q2 रहा, तो यहाँ पर भी जो बल लगेगा ना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही लगेगा, है ना। इसके वजह से इधर फोर्स लगेगा इधर, और इसके वजह से इस पर फोर्स लगेगा इधर, लेकिन इसी दिशा में। मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2, मान लीजिए। क्लियर है चीज है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगेगा हमेशा। क्लियर है, ऊपर नीचे नहीं लगेगा। ये भी एक विशेषता है। चौथा बात, पांचवा पॉइंट, जो बल एक्शन रिएक्शन पेयर भी होता है, और जो दोनों आवेशों को या दोनों दो बॉडी को मिलाने वाली रेखा के दिशा में भी लगता है, वैसे बल को बोला जाता है सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। क्या बोल रहे हैं? जो बल एक्शन रिएक्शन पेयर भी होता है और जो दो वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के दिशा में भी लगता है, तो वैसे बल को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। और विद्युत आवेश के साथ ऐसा है, जो विद्युत बल है उसके साथ ऐसा ही है ना। क्या लगता है? यह एक्शन रिएक्शन पेयर भी है, विद्युत बल एक्शन रिएक्शन पेयर भी है, और ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में भी लग रहा है। इसलिए विद्युत बल एक कैसा बल है? केंद्रीय बल है। कैसा बल है? केंद्रीय बल है। तो क्या लिखेंगे कि यह एक केंद्रीय बल है। यह एक केंद्रीय बल है। यह क्या बल है? कौन बल है? केंद्रीय बल है। क्यों केंद्रीय बल है? क्योंकि यह क्या होता है, यह एक्शन रिएक्शन पेयर भी है और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में भी लग रहा है, इसलिए कौन बल है? केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जो विद्युत बल है ना, एक संरक्षी बल भी है। संरक्षी बल क्या होता है? वैसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं संरक्षी बल। और विद्युत बल के साथ ऐसा ही कुछ है, विद्युत बल के साथ ऐसा ही कुछ है ना। जैसे मान लीजिए, है ना, आराम से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है ना, यहाँ पे कोई चार्ज है, मान लीजिए Q या Q0 कुछ भी चार्ज है ना। और विद्युत बल के अधीन, है ना, हमने नहीं लेके जा रहे हैं, विद्युत बल का किया, इस आवेश को टांग करके यूं ऐसे ले गया, है ना, पहला पद से ले गया, और इस आवेश को टांग करके ऐसे ले गया, है ना, ये दूसरा पथ है। या फिर इस आवेश को टांग करके ऐसे ले गया, तीसरा पथ है। तो विद्युत बल के साथ क्या है ना, विद्युत बल के साथ क्या है कि जो विद्युत बल है ना, विद्युत बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करे, इस चार्ज को चाहे यूं लेके जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स के अधीन चार्ज को चाहे यूं लेके जाए या फिर सीधा लेके जाए, वर्क डन जो है ना पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आ रहा चीज ना। अगर विद्युत बल के अधीन अगर काम हो रहा है, विद्युत बल के अधीन अगर काम हो रहा है, तो जो काम होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। अगर पहला अगर मान लीजिए पद से जाने पर काम अगर 10 जूल हो रहा है, तो सेकंड पद से भी 10 ही जूल होगा, और सॉरी थर्ड पद से भी 10 ही जूल होगा, और सेकंड पद से भी कितना होगा? 10 ही जूल होगा। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि पाथ अलग अलग है तो वर्क डन भी अलग अलग हो जाएगा, काम भी अलग अलग हो जाएगा, नहीं, विद्युत बल के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए विद्युत बल को क्या कहा जाता है? संरक्षी बल। संरक्षी बल किसको बोलते हैं? वैसा बल जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और विद्युत बल के साथ ऐसा ही है, विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए विद्युत बल एक कैसा बल है? संरक्षी बल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यह एक संरक्षी बल है। विद्युत बल कैसा बल है? तो संरक्षी बल है। क्या लिखेंगे? यह एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल है।
यह कैसा बल है? संरक्षी बल है। क्यों संरक्षी बल है हमने बताया डायग्राम से, है ना। डायग्राम से, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई चार्ज है क्यू नोट, आपने क्या किया, इस आवेश को, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, इस आवेश को विद्युत बल के अधीन चाहे ऐसे लेके जाइए, विद्युत बल के अधीन चाहे ऐसे लेके जाइए, चाहे विद्युत बल के अधीन ऐसे लेके जाइए सीधा। अगर ऊपर से लेके गए, इस पथ से लेके गए और यहाँ पे आपको काम करना पड़ रहा है 100 जूल, तो इससे भी ले जाएंगे तो आपका काम कितना जूल होगा? 100 ही जूल होगा। पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन। क्लियर डिपेंड चीजें, इसलिए विद्युत बल को क्या कहा जाता है? संरक्षी बल। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट के बारे में बात किया जाए। 7वां पॉइंट क्या है विद्युत बल के बारे में? संरक्षी बल तो है। विद्युत बल के बारे में 7वां पॉइंट बात करें अपन, तो अगर मान लीजिए, आराम समझिएगा, हमने क्या बताया, मान लीजिए एक चार्ज था, एक चार्ज क्या था, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज था प्लस का Q1, प्लस का Q1 था, ठीक है। और इसके जीवन में एक था, है ना, इसके जीवन में एक क्या था? माइनस का Q2। इसके जीवन में क्या था? एक माइनस का Q2। तो Q1 Q2 को क्या कर रहा था? प्यार कर रहा था। हाँ, करेगा तो क्या नहीं करेगा, है ना। क्यों? देखिए, ये प्लस का Q1 था और इसके जीवन में एक क्या था? ये माइनस का क्या था? माइनस का Q2 था। माइनस का Q2 था, तो क्या था? Q1 Q2 को प्यार कर रहा था। Q1 Q2 का क्या कर रहा था? प्यार कर रहा था। कर रहा है प्यार भाई, है ना। मान लीजिए इस पर फोर्स लगा रहा है F2, प्यार करने का मतलब बल लगा रहा है, आकर्षित कर रहा है इसको। ठीक है। ये दोनों का जीवन एकदम मस्त चल रहा था, एकदम खुश मिजाज तरीका से चल रहा था। तभी Q1 के जिंदगी में, तभी Q1 के जिंदगी में एक दूसरा आया। क्या आया जी? माइनस का Q3। और जैसे Q1 के जिंदगी में एक दूसरा आया माइनस का Q3, तो क्या Q1 ने Q3 को भी प्यार देना चालू किया? देगा नहीं देगा? हाँ पक्का देगा यार। मतलब बल लगाना चालू किया इस पे, हाँ लगाएगा। तो Q1 ने Q2 को भी, Q3 को भी प्यार देना चालू किया। तो मेरा सवाल यह है कि इसके आने से इस प्यार पे क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ेगा बताइए। तो आप लोग कहेंगे सर घट जाएगा, है कि नहीं बात, कि सर पहले ये अकेले थी, इसको प्यार कर रहा था, मस्त जीवन चल रहा था, अब ये आ गया तो प्यार तो बटेगा ना सर, तो प्यार घट जाएगा? नहीं। आप अपने दैनिक जीवन से नहीं रिलेट कीजिए, है कि नहीं बात। ये सब बहुत नेक दिल इंसान है। आप अपने आप से रिलेट करके सोच रहे होंगे कि सर हमारे जीवन में एक है, एक और आ जाएगी, प्यार घट जाएगा। नहीं, दैनिक जीवन से मतलब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। ये सब बहुत नेक दिल इंसान है बाबू। इसके आने से इस प्यार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है चीजें। आवेश का ये भी एक प्रॉपर्टी है, मतलब विद्युत बल का, कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला जो विद्युत बल है, उसके आसपास कोई अन्य आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अगर ये आ गया तो इसके आने से इस प्यार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना इसके वजह से अभी इस पर बल लग रहा था, जितना लग रहा था उतना अभी भी लगेगा। इसके आने से इस बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, नेट फोर्स इस पर बढ़ जाएगा, नेट प्यार इस पर बढ़ जाएगा, नेट फोर्स इस पर बढ़ जाएगा, लेकिन इसके वजह से जो फोर्स लग रहा था उसमें कोई कमी नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ रहा है चीजें। तो हम बताना वही चाह रहे हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आसपास किसी अन्य आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना चीजें। तो इसका अगर लिखें इसके बारे में, इतना में अट जाएगा, अट जाना तो चाहिए, है ना। क्या लिखेंगे कि दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल
उनके आसपास उनके आसपास उनके आसपास किसी अन्य आवेश की उपस्थिति किसी अन्य आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है उनके आसपास कोई आवेश रहे या फिर ना रहे उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जितना पहले लग रहा था उतना अभी भी लगेगा। हाँ, इस पर नेट फोर्स बढ़ेगा, लेकिन इसके वजह से जो बल लग रहा था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत नेक दिल इंसान है ये सब। समझ में आ रहा है चीजें? तो 7 पॉइंट हमने जाना विद्युत बल के बारे में, और भी कुछ है चीजें जान लेते हैं। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला बात हमने क्या जाना कि यह बल जो विद्युत बल है वो दो अलग अलग आवेशों के बीच लगता है। अच्छा, दूसरा बात हमने जाना कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान क्या, विद्युत बल का परिमाण समान और दिशा क्या होता है, विपरीत, है ना। देख लीजिए, परिमाण समान और दिशा विपरीत, एक आगे तो एक पीछे। थर्ड पॉइंट हमने जाना क्या कि क्या है कि चूंकि यह दो अलग अलग आवेशों के बीच लग रहा है, मतलब दो अलग अलग वस्तुओं के बीच लग रहा है, दो डिफरेंट बॉडी के बीच लग रहा है, और दोनों पर लगने वाला विद्युत बल का मान समान और दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत भी है, अर्थात न्यूटन की गति के तीसरा नियम का पालन कर रहा है। कर रहा है, नहीं कर रहा है? दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट और उन दोनों ऑब्जेक्ट पर लगने वाला बल का परिमाण समान और दिशा विपरीत, अर्थात न्यूटन की गति का क्या नियम, तीसरा नियम, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो जो विद्युत बल है एक एक्शन रिएक्शन क्या है, पेयर भी है, अर्थात या न्यूटन की गति के तीसरा नियम का पालन करता है। समझ में आ रहा है ना चीजें? अच्छा, चौथा बात हमने कहा जाना कि हाँ, विद्युत बल एक्शन रिएक्शन पेयर तो है, लेकिन यह बल हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में ही लगता है। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे लगेगा, नहीं, है ना। यह हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है। देखिए, या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा, लेकिन इसी दिशा में रहेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर और नीचे लगेगा, नहीं। और जो बल एक्शन रिएक्शन पेयर भी होता है और जो दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के दिशा में भी लगता है, वैसे बल को कहा जाता है केंद्रीय बल। तो विद्युत बल के साथ ऐसा है, क्योंकि विद्युत बल एक्शन रिएक्शन पेयर भी है और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में भी लग रहा है, इसलिए विद्युत बल एक कैसा बल है, केंद्रीय बल है। और इसके साथ साथ विद्युत बल एक संरक्षी बल भी है। क्यों? क्योंकि विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप इस पथ से जाइए तब भी काम 100 जूल होगा, इधर से भी जाइए तो काम क्या जूल होगा, 100 जूल होगा। मतलब विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जिसके वजह से विद्युत बल कैसा होता है, संरक्षी बल भी है। उसके बाद हमने बताया कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उसके आसपास कोई अन्य आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अगर Q1 Q2 के Q1 अगर मान लीजिए Q3 नहीं था और Q1 Q2 के बीच अगर मान लीजिए Q1 Q2 पर बल लगा रहा था F2, कितना बल लगा रहा था, F2 बल लगा रहा था, F2 बल से इसको आकर्षित कर रहा था, तो अगर Q3 आ भी जाएगा ना तब भी Q1 के वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, F2 फोर्स ही लगेगा। इसके आने से इस बल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और 8वां बात, हालांकि बताया था मैं स्टार्टिंग में ही, जो विद्युत बल होता है विद्युत बल, इसकी प्रकृति आकर्षण भी होती है प्रतिकर्षण भी। देख लीजिए, अट्रैक्शन का भी है, रिपल्सन का भी है। तो इस बल की प्रकृति आकर्षण, इस बल की प्रकृति आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, है ना, दोनों, इस बल की प्रकृति आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होती है। मतलब इस फोर्स के पास दोनों नेचर है, अट्रैक्शन का भी और रिपल्सन का भी। वो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे। अगर चार्ज सेम नेचर का हुआ तो होगा रिपल्सन, और ऑपोजिट नेचर का हुआ तो होगा अट्रैक्शन। क्लियर है चीजें? कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने इतना बात जाना विद्युत बल के बारे में।
इसके बारे में, विद्युत बल के बारे में। आप लोग प्लीज बताइएगा कि आपको चीजें कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई। आज पूरा हम लोग विद्युत बल के बारे में जान गए। अब मामला ये उठा कि ठीक है, दो आवेशों के बीच जो लग रहा है वो विद्युत बल है ना, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या आएगा, विद्युत बल है। लेकिन अब सवाल ये उठा कि अगर दो आवेश हैं तो उन दोनों के बीच बल तो लगेगा, लेकिन कितना बल लगेगा, कितना। तो अब इस बात से कंफर्म हो गया कि अगर दो आवेश है तो उन दोनों के बीच बल लगेगा। अब एट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन बल तो लगेगा। लेकिन सवाल आया कितना बल लगेगा, कितना। इस कितना का जवाब देने के लिए एक वैज्ञानिक हमारे सामने आए हैं, और उस वैज्ञानिक का नाम है कूलॉम। और कूलॉम साहब ने दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण बताया कि आखिर में दो आवेश हैं तो उन दोनों आवेश कितना बल से एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या फिर कितना बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, उसके बारे में हमको बताए कौन, कूलॉम साहब बताए। क्योंकि हमको पता है कि अगर दो आवेश हैं तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण तो समान ही है। जितना बल से ई इसको रिपेल करेगा उतना ही बल से ई भी रिपेल करेगा। तो हमको वही बल तो चाहिए कि आखिर में कितना। तो उस कितना का बात कौन बताएं, कूलॉम साहब। तो अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो पूरी तरह से डेडिकेट रहेगा कूलॉम्स लॉ के ऊपर, और वहीं पे हम लोग सीखेंगे कि आखिर में दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से है ना पढ़ते रहिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना रिस्पॉन्स, आपको लेक्चर कैसी लगी, चीजें समझ में आई या नहीं आई, जो भी हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं रोकेंगे, है ना। मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में, है ना। आज के लेक्चर को हम एक प्यारा सा स्माइल के साथ खत्म करेंगे, ठीक है ना। आप लोग इसी तरह से अपने जीवन में हंसते रहे, है ना, और जीवन में तरक्की करते रहें। आज के लेक्चर को इतने पर हम समाप्त करते हैं, है ना। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में। आप जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसी लगी। ठीक है, तो गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।